नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। एंडी स्पेशल में आपका स्वागत है और आज मेरे साथ है ऐंदल सिंह कंसाना, पूर्व मंत्री है और साथ ही वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता है। लेकिन चर्चा इन दोनों मंत्रालय की है कि मंत्री कब बनेंगे, क्योंकि जिन नामों की चर्चा होती है उसमें सबसे ऊपर नाम, यदि सीनियर विधायकों को हम देखें तो ऐंदल सिंह कंसाना और बिसाहूलाल का नाम आता है। तो चलिए मुलाकात करवाते हैं आपको ऐंदल सिंह कंसाना जी से। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। बहुत लंबा सफर राजनीति का, सियासत का, और आपने वो दौर भी देखा दिग्विजय सिंह जी का, अर्जुन सिंह जी का, और वर्तमान दौर भी देख रहे हैं। कितनी बदल गई सियासत? देखो, पार्टी वही है, वर्किंग का अंतर है। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। कांग्रेस और भाजपा में मैंने देखा काफी अंतर है। संगठन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का कोई देश में मुकाबला नहीं है। और आज कांग्रेस का संगठन बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। पहले कांग्रेस का जमाना हुआ करता था, एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और कांग्रेस, ये सारी की सारी जो व्यंग थे वो और सेवा दल, वो खत्म हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो जमीन से लगा के और ऊपर तक बड़ा मजबूत संगठन है। और आज भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष ऊंचाइयों पर बीजेपी पहुंची है उसका कारण है जमीनी कार्यकर्ता और जमीन से लगा के टॉप टू बॉटम जी जिसे कहते हैं संगठन। इसके वजह से भारतीय जनता पार्टी इस ऊंचाई पर पहुंची है। तो इतना फर्क है कि कांग्रेस अनुशासित नहीं रही, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है। कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर क्यों नहीं आ पाती? हालांकि आप लोग भी गांधी यानी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सबके साथ जुड़े रहे, लेकिन वहां से बाहर क्यों नहीं आ पाते? बाहर अब कांग्रेस आ जाएगी तो कांग्रेस थोड़ी बहुत जान आ सकती है, लेकिन अब बाहर कहां आ पा रही है। एक दल, कई घटक हैं कांग्रेस में, एक दल बगल को हटता है, दूसरा सपोर्ट करने लगता है, दूसरा हटता है, तीसरा घटक उनका सपोर्ट करने लगता है। तो वो उनका प्लान मुझे तो यही लगता है कि वो कांग्रेस को मेरे ख्याल से तो खत्म की कगार पर ले जाने के इरादे मुझे लग रहे हैं कुछ लोगों के। जी जी, नहीं, इनको अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर रहे, ठीक है, हटाइए। सोनिया गांधी का स्वास्थ्य खराब है, सबको मालूम, पूरा देश जानता है स्वास्थ्य खराब है उनका, उनको चेंज कर देना चाहिए। और किसी क्या हिंदुस्तान में इतने कांग्रेस में नेता नहीं है क्या? उनको हटा के और कांग्रेस का नेता बना दो। मध्य प्रदेश की तरफ वापस लौटते हैं। कांग्रेस की बात तो चल रही है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की जब बात आती है, उसी कांग्रेस में आप 2018 में चुनाव लड़े, जिसमें पहले चुनाव लड़ा करते थे। वो बात अलग है, बीच का एक दौर छोड़ दिया जाए जहां आप निर्दलीय भी एक बार चुनाव लड़े और फिर जो स्थितियां निर्मित हुई। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस को जिता कर लाए, सब कुछ ठीक रहा, बाद में फिर ये स्थिति क्यों हुई है? क्या मध्य प्रदेश की कांग्रेस भी अपने आप को नहीं संभाल पाई, या इसका जिम्मा भी केंद्र का है? नहीं, केंद्र का जिम्मा है थोड़ा बहुत, लेकिन केंद्र को या तो इन्होंने अंधेरे में रखा, सही जानकारी नहीं दी। बाकी वैसे जिम्मेदारी तो इनकी है दोनों की, चाहे वो कमलनाथ जी हो चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, दोनों की जिम्मेवारी है। आप देखिए, ऐसा कभी देश आजाद हुआ जब से आज तक ऐसा हुआ क्या? कोई राज्य मंत्री नहीं, सारे के सारे कैबिनेट, 5 बार 6 बार के एमएलए बैठे और 2 बार के एमएलए को कैबिनेट। कांग्रेस का नाश और सत्यानाश तो कांग्रेस ने किया है। और चलो, इनने तो कांग्रेस का नाश कर दिया, लेकिन शीर्ष हमारा नेतृत्व है, उनने भी अपनी आंख से पट्टी बांध ली। उनने ये नहीं देखा कि ये सीनियर कौन है और जूनियर कौन है। जूनियर को बना रहे हैं, सीनियर को छोड़ रहे हैं। उनको देखना चाहिए, ये जिम्मेवारी उनकी थी। मैं तो ये समझता हूं कि उनने अपनी पट्टी आंख से बांध के और साइन कर दिए, जाओ ले जाओ, मंत्रिमंडल का गठन करो, चलाओ सरकार। दिग्विजय सिंह के साथ आप रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह ने आपको बहुत तरजीह भी दी, ऐसी चर्चा होती। आज भी एक कार्यक्रम के दौरान जब चर्चा हो रही थी तो लाखन सिंह आपसे यही कह रहे थे
लेकिन सवाल यही है कि दिग्विजय सिंह भी क्या भटक गए अपनी जगह से जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जैसा आपने कहा कि जूनियर लोगों को पहली बार में ही कैबिनेट मंत्री बना दिया, तो यहाँ क्या लग रहा है, क्या यहाँ दिग्विजय सिंह पार्टी को महत्व नहीं दे पाए? बिल्कुल आपने सही बात पूछी मुझे, इसमें कोई शक नहीं है, मैं उस बात को नहीं नकारता। माननीय दिग्विजय सिंह जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, आज राजनीतिक संबंध उनसे नहीं है, पारिवारिक संबंध उतने ही मेरे हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। लेकिन अब की दफे जो चुनाव हुआ और मैं जीत के आया और मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसमें सर्वप्रथम दोषी कमलनाथ जी हैं। थोड़ा बहुत चर्चा भी की होगी राय साहब ने, तो मुझे ये पता लगा कि दिग्विजय सिंह जी ने, उन्हें कमलनाथ जी ने मेरे नाम पे आपत्ति कर दी और उन्होंने कहा कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है इनको मंत्री बनाने की। और इन्होंने मंत्री खुद नहीं बनाया कमलनाथ जी ने मुझे, और ठीकरा फोड़ दिया सिंधिया जी के सिर पे कि सिंधिया जी ने एदल सिंह कंसाना को मंत्री नहीं बनने दिया, जबकि ये बात बिल्कुल निराधार है। सिंधिया जी मेरे नाम की आपत्ति तो जब करते जब ये नाम देते जी, जब इनने नाम ही नहीं दिया तो सिंधिया जी आपत्ति किस बात की कर। लेकिन एक दौर तो ऐसा रहा जब सिंधिया जी को लेकर आपके मन में भी गलतफहमी पैदा हो गई थी। शुरू में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, शुरू में मेरे मन में जैसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ, मैंने पूछा, मैंने कहा जी बताओ मुझे किस अपराध की सजा मिली, तो मुझे बताया कि ऐसे ऐसे सिंधिया जी ने आपको नहीं बनने दिया। मुझे बेहद दुख हुआ, मेरे समर्थकों को दुख हुआ, और कुछ मेरे समर्थकों ने रोड पर चक्का जाम भी किए, मैं भोपाल में था। जी जी। फिर मैंने उनको समझाया, टेलीफोन किया, लोग समझे, धीरे धीरे सारी स्थिति सामने आ गई, क्लियर हो गई कि किसने नाम को, जब नाम है ही नहीं तो नाम कट कहां से गया। वो व्यक्ति खोज लिया आपने जो बीच में विध्वंस पैदा कर दिया सिंधिया जी और एंदल सिंह कंसाना के बीच में? नहीं, वो तो ये दोनों ही थे कमलनाथ जी और राजा साहब, दोनों ने ही कहा मेरे से जी। आज मैं चैनल के माध्यम से आज कह रहा हूं, मैंने कभी नहीं कहा आज तक। राजा साहब की वैसे मैं बुराई कभी नहीं कर सकता, लेकिन आज मेरे मन में जो सच्चाई आई है, आपके चैनल के माध्यम से मैं सही बात कहने की मेरी आदत है, चाहे मेरा कितना भी बड़ा नुकसान हो, और मेरे हुए, मैंने आजकल जो सही बेबाक बात करता हूं, मैं सही बात मैं कह देता हूं, इसलिए मैं आज काफी पीछे हूं। आज मैं चापलूसी की राजनीति करता तो मैं बहुत आगे चला जाता। लेकिन वो तो कहते हैं कि आप भी स्वार्थ में ढल गए, और आप भी जैसा आरोप लगाती रहती कांग्रेस की पैसे ले लिए और सब लोग छोड़कर चले गए, आप कहते हैं हम स्वार्थ की नहीं करते, हालांकि आपकी बातों में कतई नहीं लगता है कि आप जैसे नेता स्वार्थ की राजनीति करते हो। देखो, मैं अपने व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, मेरे पे कोई पैसे का आरोप नहीं लगा सकता, और जो पैसे का आरोप मेरे पे सिद्ध कर दे, मैं उसको चैलेंज करता हूं, सिद्ध करे मेरे पे। इसलिए नहीं सिद्ध कर सकता। आज मंत्रिमंडल का गठन होता है कमलनाथ जी का, और 4 दिन के बाद तो मैंने ऐलान कर दिया था लड़ाई का कि जब तक चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक कमलनाथ जी की सरकार नहीं गिर जाएगी। उस समय तो मैं अकेला ही था, उस समय मेरी पैसे 4 दिनों में मेरे पैसे की बात भी हो गई। उस एक आदमी क्या कर सकता है, एक आदमी सरकार तो नहीं गिरा सकता। उस समय हमारे पास हम सिर्फ 2 एमएलए थे, 3, बिसाहूलाल सिंह, रणबीर जाटव और मैं, 3 आदमी हम सरकार गिरा सकते हैं क्या? नहीं गिरा सकते ना। तो हमारे पे ये आरोप ये लगा रहे हैं, अब आरोप के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। मैंने ऐलान कर दिया था, मैंने कहा जब तक चैन से नहीं बैठेंगे सरकार नहीं गिर जाएगी। कमलनाथ जी से मैंने कह दिया था, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं जी, आदरणीय राजा साहब को मैंने कहा था, तो राजा साहब ने मैं साहब कहा मेरे से, अरे तू क्या करता रहता है, फालतू की बात है, और ऐसा थोड़ी होता है, तू कहां से गिरा देगा सरकार। कई बार उन्होंने मेरे से कहा, तो उन्होंने मेरी बात को, मैं तो ये समझता हूं कि गंभीरता से नहीं लिया,
और अगर राजा साहब गंभीरता से लिए होते, कमलनाथ जी गंभीरता से लिए होते, तो मेरे ख्याल से ये पोजीशन नहीं होती। तो क्या कमलनाथ जी को ये लग रहा था कि ये सरकार 5 साल चलती रहेगी, सुने या ना सुने, ये चूक कर गए? कमलनाथ जी को गलतफहमी थी, कमलनाथ जी को ये गलतफहमी थी कि कौन गिराएगा मेरी सरकार को। थोड़ा घमंड हो गया था उनको। घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड तो आपको मालूम है रावण ने किया था, और उसका क्या हर्ष हुआ हम आपको सब विदित है। तो थोड़ा घमंड हो गया था। लेकिन आप कह रहे हैं कि अब 24 सीटों पर चुनाव होना है, और इन सीटों पर कमलनाथ जी ये कह रहे हैं कि बहुत अंदर की तरीके से तैयारियां कर रहे हैं, राजा भी उसमें लगे हुए, और ये तैयारी आप लोग पर भारी पड़ेगी। कमलनाथ जी कैसी तैयारी है आप तो जानते ही हो। हवाई जहाज से और हेलीकॉप्टर के नीचे चल पाते हैं क्या? 4 व्हीलर में जा नहीं पाते। 10 किलोमीटर मोटरसाइकिल उससे 4 व्हीलर से नहीं चल पाते। तो क्या तैयारी करेंगे कमलनाथ जी? कमलनाथ जी की तैयारी सिर्फ अपना घर, अब तो बल्लभवन तो है नहीं। तो इस क्राइटेरिया में आप घुस नहीं पाए कभी? नहीं, हम तो गए मिलने के लिए, खूब कहा हमने, कई दफे कहा, और कहा हमने कि समय दो, मिलने का बात करनी है आपसे, पॉलिटिकल बात करनी है, अपने क्षेत्र के विकास के बारे में बात करनी है। समय नहीं था उन पर, और हम लोगों को समय, मेरे ही जैसे कई एमएलए को समय नहीं दे पाए वो। मैं तो ये कहता हूं कि बड़ी जल्दबाजी हो गई, और हमें चुनाव में भी नहीं जाना पड़ता। 40 एमएलए हमारे साथ थे, और जब 40 एमएलए लेके हम जाते तो चुनाव की जरूरत नहीं होती। चुनाव की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपने 3 नाम गिनाए थे, एक आपका, एक बिसाहू लाल जी का, एक रघुवीर जाटव का। तो क्या ये आपने कहा कि सरकार बनते के साथ ही हम लोग 3-4 दिन बाद, तो ऐसा 4 दिन ऐसा बाद क्या हो गया था? 4 दिन ये हो गया था। बिसाहू लाल जी 6 बार के एमएलए हैं, मैं 4 बार का एमएलए हूं। रणवीर जाटव दूसरी बार का एमएलए है। मैं तो क्यों नहीं दिया इनको? मैं तो देना चाहिए था। अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं। मुरैना जिले में 6 सीट थी हमारे यहाँ विधानसभा की, 6 की 6 कांग्रेस जीती। सरकार बनाई आपकी मुरैना ने, और उसके बावजूद मुरैना के इन्होंने अपमान किया। मेरा अपमान तो किया ही, लेकिन मुरैना जिले की जनता का अपमान किया है। अब क्या हो रहा है? अब आप लोग आ गए हैं, दिन पर दिन, तारीख पर तारीख दिखाई दे रही कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। आप जैसे लोग, जैसे आप कह रहे हैं, बहुत सीनियर लोग भी हैं, बिसाहू लाल जी हैं, आप हैं, अब भी तो देरी हो रही है। नहीं, अब एक तो प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक प्रकोप के बारे में आपको जानकारी है। इसमें कहीं किसी नेता की, ईश्वर के अलावा चलती नहीं किसी की। हम तो अपने ही दुर्भाग्य कहेंगे कि जैसे ही हमारी ये सरकार आई और हम लोग इसमें आए और हमारा गठन होने को हुआ, जैसे ही कोरोना, तो सरकार को कोरोना पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी था। महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं था। मंत्रिमंडल का विस्तार तो अब हो जाएगा, होना ही है। वो तो हम और आप सब जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि जब हम लोगों ने विलय किया है, इस परिवार में, हमारी बीजेपी परिवार में हमारी एंट्री हुई है, तो मंत्रिमंडल का गठन तो होगा ही। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो 4 दिन बाद होगा। बीजेपी का जो 2-3 महीने का अनुभव है, ये कैसा है? अच्छा अनुभव, मैंने देखा उनका। ग्रास रूट उनका बड़ा मजबूत है, कोई मुकाबला नहीं इसका, कोई तोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं इसका। मैं कह रहा हूं, आप दिन प्रतिदिन इसको देखेंगे, पार्टी की प्रोग्रेस बढ़ेगी, कम नहीं होगी। वजह है इसकी? वजह क्या है? वजह वही ग्रास रूट, नीचे से लगा के ऊपर तक। फिर कांग्रेस क्या कह रही है कि 24 सीटों पर तो हम मजा चखा लें? 24 तो मजा चखाएगी, इन्हें पता लगेगा ना जब चुनाव होगा। जब 24 में से 24 ही सीटें, आज तारीख नोट कर लो जी। तारीख क्या है आज तारीख है 30 मनोज भाई, नोट कर लो, नोट। इनकी एक भी सीट कोई भगवान भरोसे टपक जाए, आसमानी सुल्तानी 1-2 कोई तो आ जाए, बाकी कोई इनका हिलना नहीं है। क्यों देगी जनता इनको वोट? किस बात पे देगी? आपको मौका दिया 15 महीने का, बल्लभ भवन छिंदवाड़ा टू भोपाल और भोपाल टू दिल्ली, इसके लिए दिया था।
आपको मध्य प्रदेश के विकास करने का मौका दिया था, आपको गांव में जाके और लोगों से बात करने का मौका दिया था। चुनाव जीत के आप आ गए, सरकार बना ली, किसी एक आध जिले में मध्य प्रदेश में धन्यवाद रैली की कमलनाथ जी ने? कहीं गए हो तो मुझे बता दो। जनता के सामने जो जब जाएंगे, जब इनको पता लगेगा, कौन जाएगा जी? अभी शिवराज जी सारी बातें सुन रहे हैं आप? क्यों नहीं सुनेंगे शिवराज सिंह जी? बिल्कुल सुनते हैं। मेरी क्या हर आदमी की सुनते हैं वो? शिवराज सिंह जी एक किसान के बेटा है, किसान के पुत्र हैं। मैं तो एक्स एमएलए हूं, पूर्व मंत्री हूं जी। आप छोटे से छोटा आदमी पहुंच जाए, गरीब से गरीब आदमी पहुंच जाए, वो हर आदमी की बात सुनते हैं और उसकी समस्या का निदान करते हैं। तो आपको लग रहा है ये जो सब जिस तरह से समस्या का निदान हो रहा है, यही चूक कमलनाथ जी कर गए? नहीं, अब ये कोरोना के कारण हो रहा है, इसमें कोई चूक नहीं है। और एक दो नहीं, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, शिवराज वर्सेस कमलनाथ। यदि दोनों को देखा जाए, एक वो मुख्यमंत्री जो 15 महीने के मुख्यमंत्री थे, एक वो मुख्यमंत्री जो आपके लिए 2-3 महीने के मुख्यमंत्री, जब से आप जुड़े, हालांकि वो 15 साल के मुख्यमंत्री। देखिए, शिवराज सिंह जी में और कमलनाथ जी में जमीन आसमान का अंतर है। शिवराज सिंह जी जरूरत पड़ जाए तो 50 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर चल सकते हैं, 2 व्हीलर पर चल सकते हैं, 4 व्हीलर पर चल सकते हैं। कमलनाथ जी हवाई जहाज हेलीकॉप्टर के नीचे नहीं चल सकते। शिवराज सिंह जी छोटे से आदमी के घर जा सकते हैं, छोटे से छोटे आदमी की बात सुन सकते हैं, झोंपड़ी में जा सकते हैं। कमलनाथ जी अमीरों के यहाँ जा सकते हैं। बहुत अंतर है कमलनाथ जी में और शिवराज सिंह। अभी आपका नेता कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया या शिवराज सिंह चौहान? मेरे नेता भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, और मूल मैंने बता दी भारतीय जनता। यही भारतीय जनता पार्टी, आपने समझ लिया इसको? बिल्कुल। मतलब इतने दिनों में ये समझ आया कि यही फर्क है बीजेपी और कि आप कह रहे हैं कि सब कुछ बीजेपी है? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी है, सब कुछ है। लेकिन जिस जगह से आप आते हैं, उपचुनाव में सर्वाधिक सीटें वहीं की हैं, 16 सीटें। सवाल ये है कि पहले राजा महाराजा तमाम तरह की बातें होती थी, महाराजा और शिवराज की बात होती थी, माफ़ करो महाराज हमारा नेता शिवराज। इस बार शिवराज और महाराज दोनों एक साथ दिखाई देंगे, लेकिन जनता ये पूछेगी कि महाराज आप तो ये कहकर आए थे और आप लोग कांग्रेस से आए हैं, तो ये कहीं दिक्कत पैदा करेगा चुनाव में? देखिए, सिंधिया जी हमारे इस क्षेत्र के बहुत बड़े नेता हैं, थे और हैं, रहेंगे। सिंधिया जी ने कमलनाथ जी से कोई भीख नहीं मांगी थी, और वो बात याद दिलाई उन्होंने कि आपने चुनाव घोषणा पत्र में क्या वायदे किए थे। कमलनाथ जी उन वायदों को पूरा करिए, वरना मुझे दिक्कत आ रही है, और मुझे दिक्कत आएगी तो मैं जनता की लड़ाई लड़ूंगा। इसमें क्या बुरा कह दिया महाराज सिंधिया जी ने? उनने अपनी बात तो नहीं कही, उनने जनता की बात कही सिंधिया जी ने। और जनता की बात पर कमलनाथ जी ने कहा कि सड़क पर उतर जाओ, आ जाओ सड़क पे, निपट लेंगे सड़क पे। इस प्रकार की बात से प्रदेश के मुख्यमंत्री को शोभा देती है क्या? और वो भी सिंधिया जी जैसे आदमी के बारे में। लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडर जिन दो नेताओं की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं उनने परिपक्वता की कमी है अभी सिंधिया में, और आपने बड़े नजदीक से देखा, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, उनका कहना बिल्कुल गलत है। आदरणीय सिंधिया जी बहुत परिपक्व हैं, हर चीज में परिपक्व हैं, और उनका कोई मुकाबला नहीं। और सिंधिया जी जैसे आदमी पर अपरिपक्वता की बात, ये आरोप लगाते हैं, वो निराधार है। लेकिन ये कांग्रेस ये भी कहती है कि सबके सब गद्दार हैं, और हम तो बताएंगे जनता को जाकर के गद्दारों के साथ आप क्या करेंगे, गद्दारों को माफ मत करिए। ये शब्द जब आप सुनते होंगे तो फिर कहीं बुरा लगता होगा? नहीं, हमें तो बुरा इसलिए नहीं लगता कि हम गद्दार थोड़ी है जी। गद्दार तो वो होता है वो पीछे से वार करता है। हमने पीछे से वार नहीं किया, हमने सामने से वार किया, और कह के वार किया। चीफ मिनिस्टर से कोई ये कह सकता है क्या कि अब आपके दरवाजे पर हम नहीं आएंगे? आपने कह दिया था। एक बार नहीं, 10 बार हम चीफ मिनिस्टर के यहाँ जाते थे, और चीफ मिनिस्टर हमें, अब मैं तो वो मेरे बुजुर्ग हैं, हमारे आदित्य तो मैं नहीं कहूंगा, बाकी असंसदीय भाषा का उपयोग करते थे।
कई बार उनने किया, तो मैंने फिर एक दफे तो कह दिया कि अब मैं आपके यहाँ नहीं आऊंगा। मैंने कोई बात छिपाई नहीं, बिल्कुल साफ कह दिया, जरूरत पड़ेगी सरकार गिराएंगे। ये आपने बोला था? बिल्कुल हमने बोला था। और ये गद्दारी की बात करते हैं, मैं गद्दारी तो वो होती है कि पीछे से बार करे। आप जा रहे हो, हमने पीछे से छुरा भोंक दिया। अरे आप आ रहे हो सामने से और हम आ रहे हैं सामने से, हम कह रहे हैं हमारी आपकी लड़ाई है और मौका पड़ेगा हम निपटा देंगे तुम्हें। हमने वो किया, हमने एमएलए से संपर्क किया सब लोगों से। तो ये माना जाए कि उसमें ऐंदल सिंह कंसाना की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि शुरुआत में झंडा तो आपने उठाया जैसा आप कह रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे कहने में भी कोई डर नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, और आप सही कह रहे हैं, सही प्रश्न पूछा आपने। जी जी। सबसे पहले इस लड़ाई का झंडा मैंने और बिसाऊलाल सिंह जी ने उठाया और हमने कहा कि भाई आप लोग उठो, आप हमें शक्ति दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। महाराज जी से भी शक्ति मांगी थी क्या? महाराज जी से हमने नहीं मांगी शक्ति। महाराज से हमारी इस मामले में कोई बात नहीं हुई। महाराज से मेरी बात हुई जब मैं बेंगलोर पहुंच गया। जब जी, महाराज का मेरे पास फोन आया और उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा महाराज हम तो पहले से ही लड़ाई लड़ रहे थे, आप बाद में आए हो। अब मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा पे फिर छोटा सा एक सवाल आपसे कि क्या लग रहा है आपको, आखिर कहाँ जाके पेंच फंस रहा है? चर्चा हो रही होगी, स्वाभाविक है कि अब आप भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, बहुत सीनियर व्यक्ति है, पूर्व मंत्री रहे हैं, पेंच कहाँ फंस रहा है, कहाँ जाके दिक्कत खड़ी हो रही है? क्या महाराजा वर्सेस शिवराज में नहीं आ रही है, या बीजेपी के अंदर ही कुछ ऐसा चल रहा है कि बार बार तारीख आती और टल जाती? कहीं कोई पेच नहीं है मेरे ख्याल से। तो वैसे मैंने किसी नेता से बात नहीं की, कोई इस मामले में मैंने कोई बात ही नहीं की। मैं अपने घर परिवार के मामले में मस्त हूँ, क्षेत्र के लोगों से संपर्क किया हुए हूँ। ये सब लोग मेरे भतीजे लड़के जो आ गए थे, इनसे मैं बात कर रहा हूँ 2 दिन से। मैंने तो मंत्रिमंडल के उसमें बात ही नहीं की, इसीलिए बात नहीं की कि जब भी होगा मुझे मौका मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। मौका मिलने में भी कुछ है क्या उसमें कि ऐंदल सिंह कंसाना कहाँ नजर आएंगे, क्योंकि बहुत सीनियर भी हैं? नहीं, नजर कहाँ आएंगे, वहीं आएंगे कैबिनेट में जहाँ नजर आती है। बीजेपी के अनुभव के बारे में ऐसा कहते हैं जो लोग दूसरी पार्टी से आते हैं, कांग्रेस से, उनका अनुभव ठीक नहीं रहा। तो क्या कभी इस बात की चिंता होती कि आपका अनुभव कैसा होगा? जैसे आपने कहा अभी तक तो ठीक है। मुझे इस बारे में कोई चिंता नहीं है, न मैंने चिंता की। हो ये वही जो राम रच राखा, को कई तर्क बढ़ावे शाखा। हो यही वही जो राम रचि राखा, रामायण की एक चौपाई है और बड़ी महत्वपूर्ण चौपाई है। लेकिन जब ऐंदल सिंह कंसाना से बात करते हैं तो साफ नजर आता है, ऐसे नेता आजकल बहुत कम मिलते हैं जो खुलकर अपनी बातें कहें, खुलकर ये कहे कि हाँ हमने झंडा उठाया था। लेकिन अब इंतजार है कि ये जो झंडा उठाया था इसकी परिणति यानी इसका परिणाम कब देखने को मिलेगा, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे किसी मंत्रिमंडल के विस्तार की भी चिंता नहीं है। अब चिंता तो इस बात की है कि जनता की सेवा हम कैसे करें। और अभी जो 3 महीने में शिवराज ने दिया है, उससे लगता है कि जो लोग हमसे उम्मीद लाकर बैठे थे हम उसको पूरा कर पाएंगे। IND स्पेशल में इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। मुझे दी इजाज़त, बने रहिए IND 24 पर।